हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज़ डक्टिलिटी। तो अपने घरों में बहुत सारे मेटल्स यूज़ किए हैं और या देखे हैं, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में भी यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वायर है, तो ये जो वायर यूज़ होती है ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यूज़ होती है। सो दिस वायर हैज़ कॉपर मेटल इनसाइड इट। यू मस्ट हैव यूज्ड ज्वेलरीज, कुछ बैंगल्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस you can see some ornaments like some earrings, you can see these type of earrings, safety pins. So these are all made up of metal. Now here metal wires play a very important function in variety of musical instruments. You must have seen guitar and many other, sitar and so on. बहुत सारे अलग अलग आपने सितार, गिटार, वायलिन, ये सब अलग अलग टाइप के अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी देखे होंगे जिसमें कि मेटल वायर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर जो डक्टिलिटी है उसका क्या मतलब है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है जिसके वजह से जो मटेरियल्स को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डक्टिलिटी। जो प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की जिसकी वजह से मटेरियल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डक्टिलिटी। एंड हियर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड मेनी मोर. This property of ductility is mainly possessed by metals. तो यहाँ पर मोस्टली जो डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी है ये मेटल्स ही इनमें रहती है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्ड, सभी को पता है, सोना है ना। गोल्ड इज सो डक्टाइल, सबसे ज़्यादा डक्टाइल है कि 1 ग्राम जो सोना होता है दैट कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर्स लॉन्ग वायर्स। आप 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर की वायर्स में एकदम उसको बना सकते हैं, ड्रॉन, यू कैन से यू कैन मेक इट इनटू 2 किलोमीटर्स ऑफ वायर्स. The ductile nature of metals enables for creation of the tea strainers. जो घर पे हम छन्नी यूज़ करते हैं, स्टील की छन्नी आपने देखी होगी, है ना, तो वो भी मेटल वायर्स से ही बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज द डक्टिलिटी. Now let us study about the second property of material, that is sonority. Now here what is sonority? Now you have noticed the sound produced when metal spoon or metal plate or a metal coin is dropped on the floor. कोई भी metal की चीज़, जैसे कि कुछ भी metal का है जो अगर गिर गया है नीचे ज़मीन पर तो उसका एक साउंड प्रोड्यूस होता है ना. Now, how is it this different sound produced when a piece of coal or wood is dropped on the floor? अगर आपने मोमबत्ती या कोई वुड या कोई भी अलग चीज़ है उसका साउंड अलग है, और जब आप कोई मेटल की चीज़ नीचे गिराते हैं तो उसका साउंड कुछ अलग तरीके से प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेटल्स जो होते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट इनेबल्स देम टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड. जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट, यस, आई हैव अ सेफ्टी पिन. So these are the safety pins. Now you can hear this ringing sound of safety pins. Yes, and if I drop them, again the ringing sound comes. See the ringing sound. Can you hear? Yes. This ringing sound of metals is nothing but called as the sonority. So the property of metals that enable them to produce a ringing sound is called as sonority, and metals are said to be sonorous in nature. और metals को sonorous ही कहा जाता है nature में. Now you can see the ringing, you must have heard the ringing sound of घुंघरूज, है ना. घुंघरू जब बजते हैं तो वो भी क्यों बजते हैं? क्योंकि वो उसमें मेटल्स होते हैं और मेटल्स की जो सोनोरिटी होती है उससे वो रिंगिंग साउंड होता है.
है ना. So that's why you must also have heard the ringing of school bell. Yes, that is also due to the sonority of metals. Yes. Now let us see the next property of metals, that is conduction of heat. Metals जो होते हैं वो heat conduct करते हैं, ये metals की property है. Now इसके लिए हमें एक activity करनी होगी. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्लास में, ग्लास टम्बलर आप कह सकते हैं, या घर पे जो भी ग्लास है आपके पास, उसके अंदर आपको वार्म वाटर लेना है और उसमें एक मेटल का स्पून डालना है और एक वुडन स्पून डालना है. इमर्स बोथ द स्पून साइमल्टेनियसली, और एक साथ डालने हैं दोनों गर्म पानी के अंदर. नाउ एंड लीव देम अनडिस्टर्ब फॉर 2-3 मिनट्स, और उसको 2-3 मिनट के लिए आपको वैसे ही रखना है, डिस्टर्ब नहीं करना है. उसके बाद आपको केयरफुली टच करना है द अपर सरफेस ऑफ ईच स्पून, और दोनों स्पून के अपर सरफेस को आप टच करेंगे. तो क्या देखेंगे आप इसमें? यस, यू मे नोटिस दैट द मेटल स्पून इज हॉटर. आपको ये जो मेटल स्पून है ये कैसे लगेगा? टच में हॉटर, है ना, हॉटर लगेगा as compared to that of wooden spoon. Even though both spoons are immersed in water simultaneously, आपने दोनों जो स्पून है एक ही साथ डाले थे पानी के अंदर, दैट इज़ द गर्म पानी, है ना, वार्म वाटर जो आपने यूज़ किया था. दिस शोज, और ये क्या शो कर रहा है ये एक्टिविटी? दिस शोज दैट द हीट ट्रांसफर्स थ्रू द मेटल स्पून. इससे हमें पता लग रहा है कि हीट ट्रांसफ़र किस में हुई है? मेटल स्पून में, मेकिंग इट हॉटर. इसकी वजह से वो हॉट हो गया है. और आप इन कॉन्ट्रास्ट जब वुडन स्पून की बात करते हैं तो वहाँ पर दैट वुडन इज़ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और इस वजह से वो गर्म नहीं हुआ है. अब इन सच केसेस, अब ये केसेस में आप देखोगे द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हीट ट्रांसफ़र हुई है ये एट द बॉटम, यहाँ बॉटम से पूरा ऊपर तक, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट ऑफ द मटीरियल इज कॉल्ड एज कंडक्शन. इसे ही हम क्या कहते हैं? कंडक्शन. एंड मटीरियल्स दैट ट्रांसफ़र हीट आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स, और मटीरियल्स जो हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं दैट आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स. तो यहाँ पे मेटल स्पून क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सॉरी, गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. ठीक है. बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वन कैन से दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. अब ये आपने जो एक्टिविटी की, या मैंने जो आपको समझाई है एक्टिविटी, इससे क्या समझ में आ रहा है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स है हीट के, वेयर एज यहाँ पर जो वुड है, वुड इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. Now we can understand why mostly metal vessels are used for cooking. इसीलिए जो metal vessels है वो कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं, और उनके जो हैंडल्स होते हैं वो या वुड के बने होते हैं, और या जो अदर मटेरियल्स होते हैं जो हीट कंडक्ट नहीं करते उनसे बने होते हैं. Now let's see the next activity and the next property of materials.
द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मटेरियल्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियंस यूज़ स्क्रू ड्राइवर्स, आपने देखा है इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं स्क्रू ड्राइवर, है ना। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज टू मेक द हैंडल, जो स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो किस मटेरियल से होता है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट द इलेक्ट्रिशियंस वेयरिंग रबर ग्लव्स। जब घर पे इलेक्ट्रिशियंस या बाहर कहीं आपने देखा इलेक्ट्रिशियंस जब काम करते हैं, है ना, तो वहाँ पे जो उनके ग्लव्स होते हैं, शूज़ होते हैं, वो किस चीज़ के बने होते हैं, रबर के। यस, क्यों, बिकॉज रबर एंड दिस यू कैन से rubber and the plastic handles, these are the bad conductors of electricity, or you can say poor conductors of electricity. तो electricity का activity है that we will see here, but I will just show you the activity that in that you can see the metals like iron, aluminium. Yes, these are the good conductors of electricity, whereas when you talk about this thing, wood, plastic, these are the poor conductors of electricity. So इसीलिए जो rubber, plastic, wood, these are the poor conductors, they do not conduct electricity, whereas metals such as aluminium, iron, silver, copper, these are the good conductors of electricity. Now let us see effect of air and water on metals like iron. आयरन पर एयर और वाटर का क्या इफेक्ट होता है, तो लेट अस स्टडी दिस बाय एन एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी के लिए 3 ग्लास बॉटल्स लेनी है, ए, बी एंड सी। फर्स्ट ग्लास बॉटल में आपको क्या डालना है, एक आयरन नेल डालना है, थ्रेड की मदद से उसको आप ऐसे रखेंगे, एंड यू हैव टू ऐड सिलिका जेल। तो पहली जो ग्लास की बॉटल आप लेंगे, उस ग्लास की बॉटल का सबसे पहले जो कैप रहेगा वो टाइट होना चाहिए, उसके अंदर आप सिलिका जेल, आयरन नेल डालेंगे और थ्रेड की मदद से उसको बांध के रखेंगे, और ऊपर से कैप को बहुत टाइट लगा देंगे। नेक्स्ट बी ग्लास बॉटल में आपको क्या करना है, आपको जो गर्म पानी करके ठंडा करके उसके अंदर डालना है, फिर उसके अंदर आयरन नेल पूरा डिप होना चाहिए, और उसके बाद ऊपर से आप उसमें क्या डालने वाले हैं, ऑयल डालेंगे। ठीक है, इसको भी थ्रेड की मदद से आपको बांधना है, और जो बॉटल है उसका जो कैप है उसको टाइटली बंद करना है। थर्ड स्टेप में अगेन आपको ग्लास बॉटल में वाटर लेना है, आयरन नेल लेना है। आयरन नेल आधा डिप होगा पानी में और आधा ऊपर रहेगा, थ्रेड की मदद से आप उसे बांधेंगे, और इसका थर्ड बॉटल का जो ढक्कन रहेगा वो आपको खुला रखना है। और इस तरीके का जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसको आप 8 से 10 दिनों तक ऐसे ही अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे। ठीक है, फिर 10 दिनों के बाद आप जब देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा कि बॉटल ए और बॉटल बी में जो आयरन नेल है उसमें कोई भी ब्राउन डिपॉजिट नहीं है। जो पहले का आयरन नेल आपने जैसा डाला था नया वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी ब्राउन कलर या रेडिश ब्राउन कलर का कोई डिपॉजिट नहीं दिखेगा। यस, तो क्यों ऐसा हुआ, वाई डज दिस हैपन, बिकॉज क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो बॉटल ए थी उसमें सिलिका जेल था, और सिलिका जेल क्या करता है, वो एयर को ड्राई करता है।
तो आयरन एयर के कांटेक्ट में नहीं आया और वहाँ पर दैट्स वाई क्या नहीं हुआ, ब्राउनिश डिपॉजिट नहीं हुआ। नेक्स्ट बी बॉटल में क्या हुआ, अगेन आयरन नेल वैसा का वैसा ही था, उसमें कोई भी ब्राउन कलर का डिपॉजिट नहीं हुआ क्योंकि उसके ऊपर क्या था, लेयर एक ऑयल का लेयर था। इस वजह से वहाँ पर भी एयर वहाँ पर नहीं आ पाई और ब्राउन डिपॉजिट नहीं हुआ। अब जो सी वाला बॉटल था उसका जो आयरन नेल था उस पे आपने क्या देखा, देयर इज़ अ ब्राउन डिपॉजिट, कुछ ब्राउनिश कलर का डिपॉजिट था। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, बॉटल का ढक्कन ओपन रखा था जिसकी वजह से एयर नेल पर आई और आप देख सकते हैं वाटर भी था यहाँ पर। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट द presence of both water and air is essential for द डिपॉजिट। ब्राउन कलर के डिपॉजिट के लिए एयर और वाटर का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। दस मॉइस्ट एयर, जो मॉइस्ट एयर होती है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्राउन डिपॉजिट। इसके ऊपर जो ब्राउन डिपॉजिट लगा वो क्यों लगा, एयर और वाटर के कारण। सो दिस ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट। ये जो ब्राउन डिपॉजिट इसके ऊपर आएगा वो आयरन नेल के ऊपर, उसको हम रस्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में हम जंग कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग। और ये प्रोसेस जिसमें कि ब्राउन कलर का डिपॉजिट बनता है एयर और वाटर के कारण, इसे हम रस्टिंग कहते हैं। सो मैनी अदर मेटल्स ऑल्सो एग्जिबिट डिस्कलरेशन व्हेन केप्ट ओपन इन द एटमॉस्फेयर। बहुत दूसरे भी जो एलिमेंट्स हैं वो भी डिस्कलर हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट। घर पे अगर कोई कॉपर की चीज़ है और आपने वैसे ही रख दी है, उसमें एयर और वाटर का कांटेक्ट हो रहा है, तो वो धीरे धीरे कॉपर के ऊपर आप ग्रीन कलर का एक लेयर फॉर्मेशन देखेंगे, है ना। सो दिस इज़ नथिंग बट द कोरोजन। और ये डिटोरिएशन जो होता है मेटल सरफेस का, क्यों हो रहा है, एयर और वाटर के कारण। जो ग्रीन कलर का कोटिंग बन रहा है कॉपर के ऊपर और आप कह सकते हैं ब्राउन कलर का जो कोटिंग आयरन के ऊपर बन रहा है ना, इसको ही हम कहते हैं कोरोजन, मेटल्स का कोरोजन। और डू यू नो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन आर कंट्री। हमारे कंट्री में जो रस्टिंग हो रहा है वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि एवरी ईयर बहुत सारा जो मनी है हमारा वो कहाँ स्पेंड हो रहा है, टू रिप्लेस और रिपेयर द आयरन स्ट्रक्चर्स डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। जो भी रस्टिंग के कारण आयरन की चीज़ें ख़राब हो रही है उसमें उसको रिप्लेस करने के लिए या रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा मनी लग रहा है। तो अब रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। क्या रस्टिंग जो लग रहा है, जो जंग लग रहा है, क्या हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? येस, इट कैन बी प्रिवेंटेड। कैसे? पेंट करने से आप उसको पेंट कर सकते हो रेगुलरली, ऑन रेगुलर बेसिस, मंथ वाइज और वट एवर अकॉर्डिंगली। ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, एंड अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन। या जिंक का मेटल जो है उसका एक कोटिंग लगा सकते हैं आयरन पे, और इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। What is galvanization? The process of applying a protective layer of zinc on metal is nothing but called as the galvanization. Now, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। ठीक है, अब हमने देखा इफेक्ट एयर और वाटर का आयरन पे। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। कौन सा? यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नीशियम रिबन। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको जब हम बर्न करते हैं, एक रिबन जब हम मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको जब हम बर्न करते हैं तो एकदम डार्सलिंग वाइट फ्लेम आप देखेंगे, एकदम चमकता हुआ कलर वाइट कलर का देखेंगे जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है और वाइट कलर का पाउडर बन जाता है। अब ये जो पाउडर है, ये जो बना जब आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया और वाइट कलर का पाउडर जो राख जो बना,
उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं उसे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन। कैसे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड? इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम रिबन को जब आपने बर्न किया तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ और उसके कारण क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो ये राख बनी है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, आप इसको क्या करेंगे? आप इसको वार्म वाटर के साथ मिक्स करेंगे, वाइट पाउडर को, और इसका नेचर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम पेट्री डिश ले रहे हैं। इसमें जो वाइट कलर का पाउडर बना उसको हमने क्या किया? वार्म वाटर के साथ मिक्स किया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स हैं, ये लिटमस इंडिकेटर्स, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर जो हमने यहाँ पर लिया है। अब उसके अंदर हमने ऐड किया, किसके अंदर? हमने जो वाइट पाउडर और वाटर का जो मिक्सचर बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके अंदर हमने ये दोनों लिटमस पेपर को ऐड किया। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि रेड लिटमस पेपर कैसा चेंज हो गया है? ब्लू। रेड लिटमस चेंज टू blue. So when red litmus change to blue, that means the product is basic in nature. So this was the effect of air and water on iron and the other material, that is magnesium ribbon. magnesium के ऊपर कैसा water का और air का reaction होता है, that we have seen here. Now, do you know that sodium is a metal? सोडियम एक मेटल है which is stored in kerosene, जो हम केरोसिन के अंदर डाल के रखते हैं सोडियम को। Why? Because it reacts vigorously with oxygen. जब सोडियम अगर डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में आएगा तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है एयर और वाटर के कांटेक्ट में। अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड। अगर एयर और वाटर के कांटेक्ट में सोडियम आता है तो बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होती है, रिएक्शन होता है इनके कारण और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। सो स्टोरिंग सोडियम इन केरोसिन प्रिवेंट इट्स एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड एयर, और इस वजह से जो हीट प्रोडक्शन है वो नहीं होता। Now let us study about the next topic, that is substances that behave differently. अब हम पढ़ रहे हैं substances that behave differently from metals in air and water. तो यहाँ पे substances that behave differently from metals, मेटल्स के अलावा जो चीज़ें होते हैं एयर और वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सल्फ़र की। तो सल्फ़र को हमने लेना है, ये आपको एक स्पून दिख रहा है, इसको कहते हैं डीफ्लग्रेटिंग स्पून। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ डीफ्लग्रेटिंग स्पून। तो इसमें आपको पाउडर्ड सल्फ़र लेना होगा, ओके। और बहुत ही धीरे से, बहुत डेलिकेटली इसको आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा इन प्रेजेंस ऑफ योर टीचर। यू कैन नॉट डू ऑन योर ओन। तो आपको किसी बड़े के साथ में लैब में ही ये एक्टिविटी करनी है, अपने आप से नहीं करनी है। इसके लिए आपको एक स्पून लगेगा, दैट इज़ द डिफ्लग्रेटिंग स्पून। सल्फ़र पाउडर लगेगा, है ना। देन आप क्या करोगे, इस स्पून में जिसमें आपने सल्फ़र लिया है उसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, हीट इट ऑन अ फ्लेम। आपको हीट करना है ये स्पून को फ्लेम के ऊपर। एज सुन एज द सल्फ़र स्टार्ट्स बर्निंग, जैसे ही सल्फ़र बर्न करेगा, स्टार्ट होगा बर्निंग करना, आपको क्या करना है, उसको आपको एक ग्लास जार में डालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्लास जार, जैसे ही सल्फ़र बर्न करने लगा आपको उसको ग्लास जार में डालना है और कवर कर देना है उसको। आप यहाँ देख रहे हैं एक लिड लगा देनी है ग्लास जार में डाल के। जैसे ही सल्फ़र बर्न किया उसको आप ग्लास जार में डाल के उसके ऊपर क्या करेंगे, एक लिड लगा देंगे और 3-4 मिनट्स के लिए आप उसको ऐसे ही रखेंगे। अब ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द ग्लास जार। अब धीरे से आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर ग्लास जार में या गैस जार में आप
डालेंगे। क्विकली प्लेस द लिड बैक, और लिड फिर से आप उसको लगा देंगे। अगेन रिकॉल द चैप्टर दैट इज एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, हमने पढ़ा था एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो यहाँ पर भी हम नेचर देखने वाले हैं कि जो सब्सटेंस जो बनी है वो उसका नेचर कैसा है, वेदर इट इज़ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखेंगे कि ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म। जब आपने सल्फर को बर्न किया तो एक गैस बनी, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ऑन डिजॉल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, और वो ही हमने ये गैस जार में बंद करके रखा और उसको वाटर के साथ मिक्स किया, तो क्या बन गया, सल्फ्यूरस एसिड बना। क्या बना, सल्फ्यूरस एसिड। तो जब आप इसको लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे ब्लू लिटमस रेड टर्न हो जाएगा, दैट मीन्स सल्फ्यूरस एसिड इज formed here. So this is how substances like sulfur behave with air and water. अब substances like sulfur and phosphorus behave differently with air and water than metals, है ना, अलग ही बिहेव करती हैं। गैस बन रही है फिर सल्फर डाइऑक्साइड की, फिर उससे एसिड बन गया, है ना। ना phosphorus is stored in water as it catches fire when exposed to atmospheric air। तो फॉस्फोरस भी क्या है, इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। आप फॉस्फोरस को भी वाटर के अंदर स्टोर करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में जब वो आएगा वो जल्दी से आग पकड़ लेगा। सो दीज सब्सटेंसेज आर यूजुअली सॉफ्ट एंड डल। तो सल्फर और फॉस्फोरस जो होता है ये यूजुअली डल होते हैं, है ना, एंड सॉफ्ट भी होते हैं। सो दे आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। सल्फर एंड फॉस्फोरस आर नीदर मैलिएबल, मैलिएबल भी नहीं है, मतलब आप उसको जोर जोर से तोड़ोगे तो थिन शीट्स नहीं बनेगी उसकी, है ना। डक्टाइल भी नहीं है, आप उसको वायर्स में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दे आर नॉट सोनोरस, और आप उसमें से कोई रिंगिंग साउंड भी नहीं आता। So they are also poor conductors of heat and electricity. So these are non-metals. तो ये क्या है, non-metals है। हमने जैसे देखा सल्फर और फॉस्फोरस बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही डल है अपीयरेंस में, मैलिएबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है, सोनोरस भी नहीं है, और हीट भी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। They are poor conductors of heat as well as for electricity. So they are non-metals. तो ये क्या हैं, these are non-metals. Their oxides are acidic in nature. Some other non-metals are oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon, etc. सो दिस मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज विथ मटीरियल्स। अब आप बोलोगे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये लस्चरस नहीं है, डल है, इसको आप डक्टाइल भी नहीं है, मैलिएबल भी नहीं है, तो हम कंफ्यूज करोगे कि क्या फिर ये प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर एंड पेपर के साथ की क्या फिर ये भी नॉन मेटल्स हैं? नहीं, दीज मटीरियल्स आर नॉट क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। कौन सी, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर, पेपर, इसको मेटल्स नॉन मेटल्स में नहीं गिनते क्योंकि वो एलिमेंट्स नहीं हैं। गॉट इट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नाउ, आर नॉन मेटल्स एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ? यस, नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में बहुत एसेंशियल है। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको पता है we respire, yes, very important for respiration. Carbon is important because it is the building block of our life forms. Yes, it is the key component of proteins, fats and carbohydrates which are necessary for growth and energy. और नाइट्रोजन जो नॉन मेटल है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स बनते हैं, केमिकल्स बनते हैं, है ना। They are very essential for the growth of plants. Chlorine, क्लोरीन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। क्या है क्लोरीन? क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है दैट इज कॉमनली यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन। अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन आपने एवरीडे हमने देखा है, लैब्स में यूज़ किया है, और आपने देखा होगा टिंचर आयोडीन जो मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
because it acts as a antiseptic. So here non-metals are also very much important for everyday life. With this we complete our chapter.